मोहन भागवत जी ने नागपुर में हाल ही में अपने उद्बोधन में जो भी कहा, तो उससे एक भूचाल आ गया। ये उन्होंने किसके लिए कहा ये उद्बोधन? मेरा सवाल ये है कि अगर वो स्वयं सेवकों से बात कर रहे थे और समाज को भी कुछ कह रहे थे, तो इससे लाभ किसको हुआ? एक्चुअली में उन्होंने जो कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भाषा में मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए था, तो ये इशारा किसकी तरफ था? ये अच्छा सवाल है। तो आपका ऐसा मानना है कि जो मीडिया में जो उनका वक्तव्य चल रहा है वो पूरा नहीं है, एक लाइन में उसमें से कुछ कुछ हिस्से काट के हाँ। और उनको विशेष परिस्थिति से या राजनीति से या चुनाव से जोड़कर दिखाया जा रहा है कि जब उन्होंने ये कहा कि अहंकार न पालें और केवल ये भाव कि मैं कर रहा हूं, तो लोगों ने इनडायरेक्टली बगैर नरेंद्र मोदी जी का नाम लिए उसको, खास करके मैंने देखा कि जो वामपंथी विचारधारा की तरफ झुके हुए पत्रकार हैं या ऑपोजिशन की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया है। और जो हम बात कर रहे थे पिछले पॉडकास्ट में कि बीजेपी और आरएसएस में एक मतभेद पैदा हो गया है जिसको प्रचारित किया जा रहा है, तो ये वक्तव्य के टाइमिंग को लेके लोगों का है कि देखो हम तो सही कह रहे थे। मतलब अगर चुनाव के परिणाम 15 दिन बाद आए होते तो भी उनका उद्बोधन अभी ही होना था जो अभी ये समय वही है। अच्छा। आप देख सकते हैं। ओके। और ये मीडिया में सब जगह है। ये भी कहा कि इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान छल प्रपंच, झूठ और टेक्नोलॉजी की मदद से जो फेक वीडियो चलाए गए और उसमें संघ को भी घसीटा गया, तो उन्होंने हिदायत दी कि मतलब ये जो नेगेटिव नैरेटिव का दौर चल रहा है, तो उससे उनकी हिदायत से कितनी सहायता मिलेगी मतलब इस तरह के दौर से निपटने में। पूरा चुनाव में अब निकल के आ रहा है कि विपक्ष की जो पार्टियां थी, जिनको उन्होंने कहा कि ये विरोधी नहीं है, ये प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने जो प्रतिपक्ष शब्द का इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा वो दुश्मन नहीं है आपके, उनका अपना एक मत है, आपका एक मत है, सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये बात दोनों के लिए हुई ना, दोनों के लिए हुई, सरकार के लिए भी हुई है बात, हाँ, और विपक्ष के लिए भी हुई है बात। उनकी ये एडवाइस विपक्ष के लिए भी है, सबके लिए है। देखिए वो माने या ना माने, लेकिन जो सच है उसको कहा जाना जरूरी है। वर्तमान राजनीति में कुछ बड़े नेताओं के नाम आप गिना सकते हैं जो संघ के सदस्य रहे हैं, या कि जब वो ये बात कर रहे हैं उसको मीडिया में इस तरह से लिया जा रहा है कि वो मोदी जी को हिदायत दे रहे हैं। अब अगर हम कुछ मुद्दों की बात कर लें, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है या आर्टिकल 370 था या पीओके को वापस लाना है, वन नेशन वन इलेक्शन जैसी बात है, इस पे तो विपक्ष सहमति नहीं देगा। तो क्या मतलब हम सर्वसम्मति का रास्ता देखते रहेंगे, देश इन निर्णयों के लिए रुका रहेगा? तो अगर अगले 5 साल ये यही प्रपंच फैलाते रहे मान लीजिए, और हम एक तरफ सिर्फ मर्यादा की बात करते रहे, तो क्या उसको कायरता समझा जाएगा? राम राम प्रशांत जी। राम राम आनंद जी। मोहन भागवत जी ने नागपुर में हाल ही में अपने उद्बोधन में जो भी कहा, तो उससे एक भूचाल आ गया। कहाँ भूचाल आया? मीडिया जगत में काफी चर्चा है उसकी जी। तो ये उन्होंने किसके लिए कहा ये उद्बोधन? देखिए सबसे पहले देखना चाहिए जो पत्रकारिता में और रिपोर्टिंग में भी जो बात कही जाती है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो कहाँ बात कर रहे थे और किससे बात कर रहे थे। वो संघ के जो ट्रेनिंग कैंप होते हैं जिनको संघ में संघ शिक्षा वर्ग कहा जाता है, नागपुर में जिसको अभी तक तृतीय वर्ष कहा जाता था, अब वह बदला है, उसका समापन था। और हिंदवी स्वराज्य दिनोत्सव उसका भी अवसर है। तो
ये दोनों प्रकार से उनका उद्बोधन था। सुनने वाले जो थे वो संघ के स्वयंसेवक जिन्होंने प्रशिक्षण लिया, और कुछ नागरिक भी उसमें। तो वो जो बात कर रहे हैं वह स्वयंसेवकों से कह रहे हैं। लेकिन जब संघ में इस प्रकार का उद्बोधन होता है तो सारे समाज से वह बात की जाती है। कई लोगों को लगेगा कि ये बात तथ्यात्मक नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं कहूँगा कि हर साल ये उद्बोधन होता है इस समय। कुछ एक आगे पीछे होता है, लेकिन लगभग यही समय होता है। आप पिछले 20 साल के उद्बोधन उठा के देख लीजिए, या 30-40 साल के आप उद्बोधन उठा लीजिए, उनके ट्रांसक्रिप्ट देख लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे आपको यही बातें मिलेंगी। 2014 के पहले भी आप जाएंगे तो आपको यही बातें मिलेंगी। क्योंकि जो संघ कहता है कि हमारा काम एक अलग पहचान खड़ा करना नहीं है, एक अलग संगठन, एक दल के रूप में दिखना नहीं है, सारे समाज का संगठन अपना काम है। और इसलिए संघ के सरसंघ चालक जब बोलते हैं तो वह सारे समाज के लिए बोलते हैं। और ये तथ्य के साथ मैं कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि आप पुराने सभी देख लीजिए तो भी आपको उस काल की, उस समय की कुछ परिस्थितियां होती हैं, उनके बारे में जरूर जिक्र आता है, लेकिन मोटे तौर पे जो विषय होता है वह सारे समाज के लिए होता है। मेरा सवाल ये है कि अगर वो स्वयं सेवकों से बात कर रहे थे और समाज को भी कुछ कह रहे थे, तो इससे लाभ किसको हुआ? देखिए, बात को संदर्भ के बाहर जाकर जब कोट किया जाएगा तो फिर लाभ और हानि का क्या हिसाब लगाया जा सकता है। वास्तव में कौन सी बात के संदर्भ में कही गई है, किन लोगों के लिए कही गई है, यही तो मायने रखता है। अब उदाहरण के लिए, ये चुनावों के समय ये हर बार चलाया जाता है, और गृह मंत्री के फेक वीडियो चलाए गए कि, और प्रधानमंत्री के भी वीडियो एडिट करके चलाए गए कि हम आरक्षण नहीं होने देंगे, हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे, और इसी प्रकार संघ के नाम पर भी। जी। अब इसमें लाभ हानि का क्या हिसाब लगाया जाए? बात तो तथ्यपरक होनी चाहिए, किससे कही गई। नहीं तो किसी भी बात को कहीं पर भी कैसा भी कोट किया जा सकता है। एक्चुअली में उन्होंने जो कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भाषा में मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए था, तो ये इशारा किसकी तरफ था? ये अच्छा सवाल है। आप संघ की पुरानी से पुरानी कोई किताब उठाकर देखें, और अधिकृत कोई किताब आप संघ की उठाएंगे तो आपको उसमें कुछ बातें मिलेंगी। एक जो अभी मैंने कही कि संघ का काम समाज का संगठन करना है। दूसरी बात अक्सर ये संघ में कहने में आती है कि दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक जो हमारे साथ हैं और जो भविष्य में हमारे साथ आने वाले। इसलिए एक बात और कही जाती है, सर्वेषाम अविरोधेन, हमारा कोई विरोधी नहीं है, हमको सबके साथ मिलकर काम करना है। तो चूंकि मीडिया में संघ को भाजपा से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन संघ जब अपनी बातचीत करता है तो संघ सभी को संबोधित करता है। एक उदाहरण के लिए, संघ में जैसे अलग अलग कार्य विभाग होते हैं, तो एक संपर्क विभाग है, और वो संपर्क विभाग के लोग सब विचारधाराओं के, सब राजनीतिक दलों के लोग से केवल बातचीत करने के लिए मिलते हैं। तो अगर केवल भाजपा के लिए उनको कुछ करना होता है या कोई एजेंडा होता है, तो तमाम राजनीतिक दलों से, और जो घोर विरोधी हैं, इवन वामपंथी हैं, उनसे भी मिलते हैं, बात करते हैं। और बातचीत करने के आधार क्या होते हैं? देश और समाज की परिस्थितियां। कि ठीक है, हमारे आपके विचार किसी मामले में नहीं मिलते, लेकिन देश तो हम सबका है, और इसलिए हमको बात करना चाहिए, संवाद ये बना रहना चाहिए। संघ के जब कार्यक्रम होते हैं उनमें हमेशा जो मुख्य अतिथि होते हैं वो समाज जीवन के अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है। कभी कोई संत होते हैं, कभी कोई कलाकार होते हैं, कभी कोई उद्योगपति होते हैं।
तो संघ जब ये बात कह रहा है तो सबके लिए कह रहा है, और जिस अवसर पर कहा गया ये मुख्यतः कार्यकर्ताओं से कहा गया, क्योंकि ये कार्यकर्ता प्रशिक्षण लेके अब सामाजिक जीवन में जा रहे हैं। और जब आप देखेंगे तो मैंने भी उसकी ट्रांसक्रिप्ट को रखा है अपने पास, तो इसमें बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा है और कहते हुए यह संदर्भ भी आया है। जब वो संघ की शाखा के बारे में बता रहे थे, उन्होंने बताया कि 1,22,000 सेवा कार्य चल रहे हैं। जैसे एक बात मोहन भागवत जी हमेशा कहते हैं कि संघ को जानना है तो संघ में आना जरूरी है। बाहर से देखकर आप संघ को नहीं समझ सकते, क्योंकि संघ की कार्यशैली बिल्कुल अलग है, इसीलिए निकट से ही देखना पड़ेगा, अंदर आके देखना पड़ेगा। तो ये बात कहते हुए उन्होंने कहा था कि 1,22,000 सेवा कार्य चल रहे हैं। फिर संघ की शाखाओं के बारे में बताया कि ये जिम्मेदार, राष्ट्रभक्त, संस्कारित नागरिक, इनको तैयार करने का स्थान है, ये रोज का अभ्यास है। तो वो कहते हैं कि आप यहाँ पर आएँ, जिन कामों में आप भागीदार होना चाहते हैं उनमें भागीदार हों, सेवा कार्यों से जुड़ें, लेकिन मैंने किया इसका अहंकार ना पालें। जब इतना स्पष्ट कहा जा रहा है तब उस बात को केवल एक लाइन पकड़ के कोट करना ये तथ्यपरकता नहीं है। तो आपका ऐसा मानना है कि जो मीडिया में जो उनका वक्तव्य चल रहा है वो पूरा नहीं है, एक लाइन में उसमें से कुछ हिस्से काट के हाँ। और उनको विशेष परिस्थिति से या राजनीति से या चुनाव से जोड़कर दिखाया जा रहा है। जहां उन्होंने चुनाव की बात की वहां भी बड़ी स्पष्टता से की है, और जब वो चुनाव की बात कर रहे थे तब भी उन्होंने ये कहा है कि देखिए, प्रति 5 वर्ष में होने वाली घटना है, देश के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पर अब चुनाव हो गया, जो सरकार बननी थी बन गई, अब इस पर इतनी चर्चा करते रहने का क्या लाभ है, ये उन्होंने सार रूप में कहा है। ये चुनाव के बारे में उन्होंने बात कही, और बाद में ये जो है, ये बिल्कुल अंतिम हिस्से में ये जो बात आई है, तो सेवा करें लेकिन सेवा का अहंकार ना पालें। हमारी सबकी सच्ची सेवा की इस देश को आवश्यकता है, और इसमें वहां उपस्थित नागरिक भी हैं और मुख्यतः वो संघ के कार्यकर्ता जो वहां से प्रशिक्षण लेकर निकल रहे हैं। और संघ से जुड़ने के संदर्भ में कही गई बात है, वो भाषण YouTube पर मौजूद है। तो किस संदर्भ में कौन सी बात आ रही है, कौन सी बात के बाद क्या कहा गया है, इसको देखेंगे तो स्पष्ट हो जाता है। तो संघ की जो YouTube चैनल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का YouTube चैनल है, उस पे ये पूरा वीडियो उपलब्ध है। अब कई लोगों ने अपलोड कर दिया है अनएडिटेड। हाँ बिल्कुल। तो उस फ्लो को देख के समझा जा सकता है कि वो किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि अहंकार न पालें और केवल ये भाव कि मैं कर रहा हूँ, तो लोगों ने इनडायरेक्टली बगैर नरेंद्र मोदी जी का नाम लिए उसको, खास करके मैंने देखा कि जो वामपंथी विचारधारा की तरफ झुके हुए पत्रकार हैं या ऑपोजिशन की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया है। और जो हम बात कर रहे थे पिछले पॉडकास्ट में कि बीजेपी और आरएसएस में एक मतभेद पैदा हो गया है जिसको प्रचारित किया जा रहा है, तो ये वक्तव्य के टाइमिंग को लेके लोगों का है कि देखो हम तो सही कह रहे थे। देखिए, टाइमिंग की बात जहाँ तक है तो ये हर साल इसी वक्त ये भाषण होते हैं, सरसंघ चालक उसमें बोलते हैं, तो टाइमिंग भी जो है ये हर साल की टाइमिंग है। संयोग से यह चुनाव की बात है, जो तथ्य है वह तथ्य है, उसे वैसे ही देखना चाहिए, उसे वैसे ही प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब अगर चुनाव के परिणाम 15 दिन बाद आए होते तो भी उनका उद्बोधन अभी ही होना था जो अभी ये समय वही है। अच्छा। आप देख सकते हैं। और ये मीडिया में सब जगह है, नागपुर में जाकर देखा जा सकता है कहां पर हुआ क्या हुआ। और फिर जो जोड़ने की बात है ना कि ये अब कल मोदी जी भारत के विरोधियों पर कोई बयान दे कि उन्हें सबक सिखाया जाएगा, जो भारत की तरफ टेढ़ी नजर से देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाते वो कोई बयान देते हैं, तो फिर कोई उसको काट कर बोले कि अब मोदी जी ने जवाब दिया।
ओके। बात यथार्थ की होनी चाहिए। तो फिर भी उनके इस वक्तव्य से जो अटकलों को बल मिल रहा है कि भाजपा और संघ में मतभेद है, तो उन्होंने एक्चुअली में ये भी कहा कि इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान छल प्रपंच, झूठ और टेक्नोलॉजी की मदद से जो फेक वीडियो चलाए गए और उसमें संघ को भी घसीटा गया। क्योंकि एक वीडियो ऐसा भी चला था जिसमें मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि वो आरक्षण के विरोध में हैं। फेक वीडियो जो बाद में पता चला कि ये एआई जनरेटेड वीडियो था। अमित शाह जी का भी चला, एफआईआर भी हुई थी किसी यूट्यूबर पे। तो उन्होंने हिदायत दी कि मतलब ये जो नेगेटिव नैरेटिव का दौर चल रहा है, तो उससे उनकी हिदायत से कितनी सहायता मिलेगी, मतलब इस तरह के दौर से निपटने में? देखिए, प्रयास तो होते रहते हैं और प्रयास होते रहने चाहिए। परिणाम कब आएंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन सारी बात सामाजिक संदर्भ में और सभी के लिए कही गई। आप इस भाषण को एक बार सुने, बहुत लंबा भी नहीं है जी। कुछ 37-38 मिनट का भाषण है। आप देखेंगे तो एक सहमति बनाने की बात। उन्होंने कहा कि चुनाव में बहुत सी बातें होती, लेकिन चुनाव होने के बाद जो लोग भी चुनकर आए, जिस पार्टी से भी चुनकर आए तो देश को चलाने के लिए, संसद तो देश को चलाने के लिए, और इसलिए आपको कहीं ना कहीं एक आम सहमति, एक सामंजस्य तो बनाना ही पड़ेगा। और जब यह बात कही जा रही है तो यह सभी के लिए कही जा रही है। मतलब इसमें विपक्षी भी शामिल है? निश्चित रूप से। ओके। उन्होंने स्पष्ट किया है। आप देखिए, इसलिए जो आपने कहा ना कि फ्लो अगर हम देखते हैं, वो फ्लो को आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल समझ में आता है। मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पूरा चुनाव में अब निकल के आ रहा है कि विपक्ष की जो पार्टियां थी, जिनको उन्होंने कहा कि ये विरोधी नहीं है, ये प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने जो प्रतिपक्ष शब्द का इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा वो दुश्मन नहीं है आपके, उनका अपना एक मत है, आपका एक मत है, सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये बात दोनों के लिए हुई ना, दोनों के लिए हुई। सरकार के लिए भी हुई यह बात, हाँ, और विपक्ष के लिए भी हुई यह बात। उनकी एडवाइस विपक्ष के लिए भी है, सबके लिए है। अब आप देखिए कि जिस तरह का चुनाव लड़ा गया और जितना झूठ और प्रपंच फैलाया गया, मैं आज भी देख रहा था कि दक्षिण में राहुल गांधी जी चुनाव के बाद गए हुए हैं, वो संविधान की वो छोटी पुस्तक हाथ में लेके वो आज भी ये बात कर रहे हैं कि मोदी केरला वालों को बोलेगा मलयालम में बात नहीं करो, दक्षिण वालों को बोलेगा तुम डोसा नहीं खा सकते, तुमको हिंदी में बात करनी है। अगर ये संविधान बदल दिया है तो ये आपके राज्य में बोलेंगे कि आप भरतनाट्यम नहीं कर सकते। तो ये जो एक प्रपंच है एक प्रकार का, ऐसा कह सकते हैं, क्या ये विपक्ष की पार्टियां भी उनकी सलाह मानेंगी? देखिए, वो माने या ना माने, लेकिन जो सच है उसको कहा जाना जरूरी है। और कितने भी विरोधी बातें चलती हों, लेकिन कहीं से तो समन्वय के स्वर लगातार उठते रहना यह जरूरी। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब इतना बढ़ता जाए कि एक सामंजस्य की बात हम भूल ही जाए। जैसे उदाहरण के लिए आज हम देखते हैं कि दो मित्र हैं, उनमें कोई एक राजनीतिक दल को सपोर्ट करता है, दूसरा दूसरे को करता है, और झगड़े हो जाते हैं। कई स्थान पर कार्यकर्ता आपस में लड़ पड़ते हैं, हिंसा हो जाती है। इससे भी आगे बढ़ के कहीं कहीं सामाजिक विद्वेष की भी स्थितियां होती हैं। जैसे अभी हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं कि आपने अगर हमको वोट नहीं किया तो फिर एक आतंक है और सब प्रकार का जो चल रहा है। ऐसे समय क्या होना चाहिए, भारत की संस्कृति क्या कहती है, संविधान की मूल भावना क्या है, ये बातें भी तो किसी को करनी पड़ेंगी। और फिर वो संगठन जो ये कहता है कि हम समाज का संगठन करने निकले, उसे तो यह बात लगातार कहते रहनी पड़ेगी। ओके। तो संगठन से मेरा सवाल यह कि
भाजपा और संघ में कोई संगठनात्मक संबंध है क्या? दोनों का आपस में रिश्ता क्या है? संघ के स्वयं सेवकों ने अलग अलग क्षेत्रों में काम करना शुरू किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में गए तो विद्या भारती का काम शुरू हुआ, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ शुरू हुआ। इस प्रकार बहुत सारे अलग अलग संगठन खड़े हुए, संस्कृत भारती, सहकार भारती, और यह सारे स्वतंत्र इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में खड़े हुए। सबका काम बहुत बढ़ गया और संघ का अपना काम चलता रहा। संघ के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया। तो जिस प्रकार ये दूसरे सारे संगठन काम करते हैं, उसी प्रकार जनसंघ भी शुरू हुआ। जनसंघ भी स्वतंत्र रूप से अपना काम करता है, लेकिन एक बात जो जनसंघ को अलग करती है कि जनसंघ ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि हम वैचारिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से सहमत हैं, और वहाँ पे कई संघ के कार्यकर्ता वहाँ पर काम करते रहे। बाद में वही भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिवर्तित हुआ। एक वैचारिक आधार संघ का है, वो इन सभी संगठनों में। कोई संगठन कल को कहे हम नहीं मानते, तो उसमें संघ कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि संघ का कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन संघ के कार्यकर्ता वहां पर हैं, ये सच है, लेकिन वो वहां स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। मतलब पहले संघ के कार्यकर्ता रहे, आज वहां पर काम कर आज रहे हैं। वहाँ काम कर रहे और दूसरा संघ ये कहता है कि हमारा स्वयंसेवक है। अब वो कहीं जाकर कोई नौकरी करता है, वह सेना में काम करता है, वह व्यापार करता है, किसी राजनीतिक दल में काम करता है, किसी सामाजिक संगठन में, किसी रामलीला समिति में, किसी मंदिर समिति में, हमारा जो स्वयंसेवक है वह आजीवन स्वयंसेवक है, और इस नाते हमारा उससे संबंध बना रहने वाला है। और इसलिए समय समय पर जो संघ की समन्वय बैठकें होती, उन समन्वय बैठकों में भी इन संगठनों में जो संघ के स्वयंसेवक हैं उनको बुलाया जाता है। वहाँ पर भी आपके संगठन में क्या हो रहा है या आपको यह करना चाहिए, ये चर्चा नहीं होती। अलग अलग जगह काम करते हुए भी हमारा मूल विचार ये है, ये राष्ट्रीय विषय आज चल रहे हैं, ये आज के मुद्दे हैं, और आपस में जान पहचान होना चाहिए, इस प्रकार की बात वहाँ पर होती है। ऐसा संबंध सभी संगठनों के साथ संघ का चलता है। तो अभी वर्तमान राजनीति में कुछ बड़े नेताओं के नाम आप गिना सकते हैं जो संघ के सदस्य रहे हैं या? प्रधानमंत्री मोदी हैं, अच्छा, नितिन गडकरी हैं, खट्टर जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आडवाणी जी भी संघ के? आडवाणी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, बहुत सारे दीनदयाल प्रदेश। उपाध्याय जी हुए। हाँ, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो संघ के स्वयंसेवक नहीं थे। तो अच्छा। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो संघ के योगी आदित्यनाथ, वह संघ के स्वयंसेवक नहीं है। एस जयशंकर? एस जयशंकर स्वयंसेवक नहीं है। तो दोनों प्रकार के लोग वहां पर हैं। अच्छा, तो जैसे उन्होंने कहा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, प्रतिपक्ष और पक्ष, और स्पर्धा है ये चुनाव, उसमें मतलब दुश्मन न समझे उसको, उसकी बात वो रख रहा है, आप अपनी बात रख रहे हैं, और सर्वसम्मति से देश चलना चाहिए। लेकिन चूंकि डेमोक्रेसी में सर्वसम्मति नहीं होती, इसलिए बहुमत की बात होती है कि जिसको ज़्यादा बहुमत है वो सरकार चलाएगा। हो सकता है कि प्रतिपक्ष आपसे सहमत ना हो। उस सूरत में मेरा सवाल ये है कि जब वो ये बात कर रहे हैं, उसको मीडिया में इस तरह से लिया जा रहा है कि वो मोदी जी को हिदायत दे रहे हैं। अब अगर हम कुछ मुद्दों की बात कर लें, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, या आर्टिकल 370 था, या पीओके को वापस लाना है, वन नेशन वन इलेक्शन जैसी बात है, इस पे तो विपक्ष सहमति नहीं देगा। तो क्या मतलब हम सर्वसम्मति का रास्ता देखते रहेंगे, देश इन निर्णय के लिए रुका रहेगा? देखिए, काम करते हुए दो प्रकार की बातें होती हैं। एक होता है कि
ये हमारा सैद्धांतिक पक्ष है, यह आदर्श है, इसकी दिशा में चलते रहने का हमें प्रयास करना चाहिए। दूसरा व्यवहारिक पक्ष होता है। तो आदर्श है सर्वसम्मति। सर्वसम्मति बनती नहीं है, बहुत कम अवसर आते हैं जब सर्वसम्मति बने। इसलिए लोकतंत्र में ये जो व्यवस्था है वह बहुमत के आधार पर चलती है। तो सर्वसम्मति का प्रयास करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, सभी दलों को करना चाहिए। अन्यथा बहुमत के आधार पर जैसे निर्णय होते हैं वह तो होते ही हैं। अच्छा, तो इसीलिए सरकार के पास बहुमत है तो अपने निर्णय पारित कर सकती है, लेकिन वो प्रयास करे कि भाई प्रतिपक्ष भी इसमें सहमत हो जाए और प्रतिपक्ष भी प्रयास करे कि हम तथ्यों पर बात करें। जो इस प्रकार की बातें अभी आपने जो गिनाई कि मलयालम नहीं बोलने दी जाएगी, डोसा नहीं खा सकोगे, इस प्रकार की बातें ना की जाएं। जिम्मेदार जगहों पर बैठकर बहुत जिम्मेदारी से बातें करने की आवश्यकता है। पर अगर अगले 5 साल ये यही प्रपंच फैलाते रहे, मान लीजिए, और हम एक तरफ सिर्फ मर्यादा की बात करते रहे, तो क्या उसको कायरता समझा जाएगा? कार्यकर्ताओं में एक प्रकार के हतोत्साहित नहीं होंगे? देखिए, कार्यकर्ता होता है संगठन का। अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता पार्टी का काम करते हैं। जनप्रतिनिधि जो विधानसभा या संसद में पहुंच गए वो अलग ढंग से काम करते हैं। तो विधायिका के काम अलग हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के काम अलग हैं, और सरकार अपने ढंग से चीज़ों को चलाती है, चलाती आई है। और केवल वर्तमान सरकार या भर नहीं, 2014 के पहले भी जो सरकारें थी, स्वाधीनता के बाद से सरकारें इसी प्रकार से काम करती आई हैं। तो जिस प्रकार से व्यावहारिक रूप से काम होता आया है वैसा काम चलता रहेगा। लेकिन यह हमारा आदर्श है, इसकी बात भी तो करते रहना चाहिए। नहीं तो फिर एक समय ये होगा कि हम उन सारी बातों को भूल ही जाएंगे जी। और ये सारी चीजें समाज को, व्यक्तियों को, समूहों को प्रभावित करती हैं। तो खास तौर पे अब जब आप देख रहे हैं कि चुनाव में आइडेंटिटी के ऊपर बहुत बात हो रही है, ऐसे समय इस प्रकार की राजनीति बहुत खतरनाक हो जाती है जी। इसलिए भी ये समन्वय की बात याद करवाते रहना जरूरी है। और इसीलिए डॉक्टर मोहन भागवत जी ने एक श्लोक, एक वेद से उन्होंने जो उद्धृत किया है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्त मेषाम, कि मन और चित्त एक करके काम करना ये वेद बता रहा है। कितना कर पाते हैं, कितना व्यवहारिक रूप से संभव है, क्या प्रैक्टिकल है, वह देखकर काम करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, पक्ष भी और प्रतिपक्ष भी। तो एक और मुद्दा उन्होंने उठाया था कि मणिपुर में हिंसा चल रही है साल भर से जी, और पिछले 10 वर्षों से शांति थी, पिछले 1 साल से हिंसा बढ़ गई है। और वहाँ पे कौन शांति लेके आएगा, कौन करेगा इस पे काम? अब देखिए, मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, गृह मंत्री अमित शाह हैं जी। तो जब भागवत जी इस मुद्दे को उठा रहे हैं जी, तो क्या उनका इशारा भाजपा की विफलता या उस मुद्दे को हैंडल करने की तरफ है? ये प्रश्न चूंकि चल रहा है तो मैंने इसे भी जी ध्यान से देखा कि वास्तव में क्या कहा गया था, और फिर वही बात आती है कि इसमें भी आधा अधूरा उसे कोट किया गया है। अच्छा। जैसे जब ये कहा गया कि मणिपुर 10 साल शांत रहा, ये कौन से 10 सालों की बात हो रही? तो ये पिछले 10 सालों की ही बात हो रही है। तो फिर उसका श्रेय किसे दिया गया? साथ में उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि गन कल्चर समाप्त हो गया है। जी। तो ये गन कल्चर कब से चल रहा था? ये दशकों से चल रहा था, और 10 साल में ऐसा लगा कि गन कल्चर समाप्त हो गया है। तो 10 साल शांत रहा, और अब अशांत हुआ। और कैसे अशांत हुआ इसको लेकर भी कहा है उन्होंने कि जो कला वहां पर उपजा या उपजाया गया, कैसे उपजाया गया? तो वीडियो चलाए गए, इकोसिस्टम ने एक नैरेटिव खड़ा किया, सिलेक्टिव हुए,
हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टिंग में भी सेलेक्टिव हुए। जी। कुछ बताया गया, कुछ छिपाया गया। हम्म। तो अब जब कहा जा रहा है कि उपजा या उपजाया गया, तो जिम्मेदारी किस पर डाली जा रही है? हम्म। और जब कहा गया है कि 10 साल शांति रही और गन कल्चर रहा, तो फिर गन कल्चर समाप्त हो रहा है ऐसा लगा, तो ये श्रेय किसको गया? तो जब पूरी बात संदर्भ में देखते हैं तो ध्यान में आता है। और फिर वही बात कि सुनने वाले लोग कौन है? तो ये सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी भाषण में बार बार समाज की जिम्मेदारी जी। ये बड़ा स्पष्टता से आया है कि सरकार के करने के बहुत काम होते हैं, परंतु सारे काम सरकार से नहीं होते, समाज की जिम्मेदारी है। डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी कभी कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो उसके पहले एक बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन आता है। फिर उन्होंने कहा कि भारत के लिए ये तो पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि हमारी संस्कृति वैसी है। जी। तो जब समाज में बदलाव आएगा तब व्यवस्था में परिवर्तन होगा, ये इन्हीं शब्दों में बार बार कहा है। तो मणिपुर में भी जब उसके पूरे संदर्भ को देखकर बात करेंगे तो स्पष्ट होता है। लेकिन अभी कि उसको मणिपुर के बहाने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा गया, गृह मंत्री पर निशाना साधा गया, तो इस प्रकार की पत्रकारिता तो चल ही रही है ना अपने यहाँ। जी जी, क्योंकि वो एक मणिपुर में दो समुदायों में एक समुदाय को लेके मीडिया की रिपोर्टिंग अलग तरह की है, हाँ, दूसरे समुदाय को लेके रिपोर्टिंग अलग तरह की है। तो लगातार संयम की ही बात तो वह कह रहे हैं। जी, पर वो आपको नहीं लगता कि जब इतना नैरेटिव का वॉर चल रहा है तो उसमें संयम नुकसानदायक भी हो सकता है? देखिए, संयम अर्थात क्या? संयम हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। सेना के लिए जब संयम शब्द कहा जाएगा तो वह अलग है, प्रशासन के लिए जब संयम कहा जाएगा तो अलग है, और जब समाज के रूप में कहा जाएगा तो संयम अलग है। तो अलग अलग क्षमता और अलग अलग कार्यक्षेत्र के हिसाब से संयम की व्याख्या की जाती। बीच में एक नड्डा जी का भी बयान आया था कि भाजपा को वाजपेयी जी के समय में संघ की जरूरत थी, लेकिन अब संघ की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। और भगवा को लेकर भी उन्होंने कहा था कि मतलब भाजपा इज नॉट भगवा, हमारी आइडियोलॉजी जो है वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ भगवा। अच्छा, ये बीच चुनाव में उनका स्टेटमेंट आया था, तो अभी जो परिणाम आए तो लोग उनके इस बयान से बहुत सारा डैमेज जो है उसको जोड़ के देख रहे हैं। चुनाव के जो डैमेज होते हैं या चुनाव की जो सफलताएं होती हैं, ये तो बड़ा गंभीर, बड़ा व्याख्या का विषय होता है, और बहुत माइक्रो प्लानिंग का विषय भी होता है जिसके परिणाम होते हैं। इसलिए हम इसके दूसरे पक्ष पर आते हैं। जो इन्होंने कहा, नड्डा जी के पहले जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, गडकरी भी हुए हैं और राजनाथ सिंह जी भी हुए, इसके अलावा मोदी जी के जो आप पुराने स्टेटमेंट आप देखेंगे तो भगवा को लेकर उन्होंने बड़ी स्पष्टता से बात कही कि हिंदुत्व, और सुप्रीम कोर्ट को कोट करते हुए कहा है कि यह पूजा पद्धति नहीं, यह जीवन पद्धति है। आडवाणी जी ने जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कही है तो इसी संदर्भ में उन्होंने कही है। पहले के अध्यक्षों को अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो भगवा और हिंदुत्व को लेकर बड़ी स्पष्टता से उन्होंने बात कही है, और अब बाकी सबकी बात छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, तो ये कोई विवाद का विषय नहीं है। और संघ के साथ अगर संगठन इंडिपेंडेंट होते हैं, और दिख रहा है सब जगह इंडिपेंडेंट हैं, हो रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। मतलब संघ, देखिए, कोई कुछ भी कहेगा, संघ तो अपना जो काम पहले कर रहा था वही कर रहा है और वही करता रहेगा। उदाहरण के लिए, संघ की अपनी शाखाएं चलती हैं, वो वैसे ही चल रही हैं, संघ के अपने कार्यक्रम होते हैं, संघ के अपने प्रशिक्षण होते हैं,
बहुत प्रकार के सेवा कार्य चल रहे हैं, ये पहले भी चल रहे थे, अभी भी चलते रहेंगे। किन्हीं भी वक्तव्यों से संघ को कोई फर्क पड़ता नहीं, प्रतिबंधों का फर्क नहीं पड़ा संघ को। 3-3 प्रतिबंध लगे, बहुत प्रताड़नाएं हुई, संघ का काम चलता रहा। तो वक्तव्यों से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो संगठनों की मतलब आवश्यकता नहीं है, तो ये तो अच्छी बात है। जहाँ तक चुनावों की बात है, तो संघ के स्वयंसेवक हर चुनाव में, कोई भी चुनाव जब होता है तो एक मतदाता जागरण अभियान चलाते हैं, और इसको कोई भी व्यक्ति जाकर देख सकता है, प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है कि वो जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर वोट करिए, लालच में आकर वोट नहीं देना, जाति के आधार पर, मत पंथ संप्रदाय इस प्रकार का दिमाग में ना रखते हुए देखिए कि देश के भले में क्या, और वोट करिए। संघ का स्वयंसेवक पार्टी का नाम नहीं लेता, कोई बैनर नहीं उठाता, किसी का चुनाव चिन्ह लेकर नहीं जाता, और किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लेता। तो किसी भी राजनीतिक दल के कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट देते रहे, संघ का जो स्वयंसेवक है उसको उसकी लाइन पता है, उसको क्या करना है। और आप जब उसको ग्राउंड पर जाकर देखेंगे, मैं तो ये जो सभी सुनने वाले हैं उनसे भी मैं कहूँगा, आप जाइए और संघ के जरा कुछ स्वयंसेवकों से बात करके देखिए कि आप चुनाव में क्या काम करते हैं। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो यही बताएगा। वो भाजपा के लिए प्रचार नहीं करते। राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर मतदान करें और 100% मतदान करें। हर मतदाता का मतदाता पत्र, परिचय पत्र बनना चाहिए। ये 2-3 मुद्दे हैं जिन पर वो बात करेगा आपको, संघ का कार्यकर्ता। पर एक आरोप लग रहा है अभी इस चुनाव में संघ के ऊपर कि उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जो परिणाम आए हैं वो इसलिए आए हैं कि संघ के कार्यकर्ताओं ने वहां भाजपा का साथ नहीं दिया, वो निकले ही नहीं। जब भाजपा का बैनर नहीं उठाना, भाजपा के प्रत्याशी का नाम नहीं लेना, ये पहले भी करता रहा वो, और किसी भी पार्टी का बैनर नहीं उठाना, उसकी तो लाइन स्पष्ट है ना। ये हो सकता है कि कहीं योजना में कहीं ज़्यादा सक्रियता से काम हो जाता है, कहीं कम सक्रियता से होता है, ये हो सकता है, और ये एक बड़ी स्वाभाविक बात है। हम कोई भी काम जब करने निकलते हैं, लेकिन इसको बहुत पहले के समय से लोकमत परिष्कार जी ये नाम दिया गया है। वो काम वो पहले भी संघ का कार्यकर्ता करता आया है और वो आगे भी करता रहेगा। एक जो नैरेटिव चल रहा है कि उन्होंने अहंकार से बचने की सलाह दी कि मतलब कार्य करते करते मैं का भाव बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। क्या ये सलाह मोदी जी के लिए? अभी हमने इसके बारे में इसीलिए चर्चा की ना कि वो किन से बोल रहे थे, सेवा कार्यों के संदर्भ में, शाखा के बारे में बात करते हुए। और संघों को देखना है तो शाखा में आए, सेवा कार्यों से जुड़ें, जो काम अच्छा लगता है वो करें, समाज के लिए काम करें, क्योंकि हम सबकी भागीदारी की आवश्यकता है। लेकिन जब संघ से जुड़कर समाज का काम करें तो मैंने कुछ किया या अहंकार ना पालें। तो ये सलाह, और ये बात आज कहीं कहीं ऐसा नहीं है, ये बात आप पिछले 20 सालों के भाषण उठाएंगे तब भी आपको ये बात हर बार मिलेगी। मतलब संघ के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए समाज में हैं, वो अहंकार ना पालें अपने काम को करते वक्त। आपको ऑनलाइन भाषण मिल जाएंगे जिसमें यह कहा गया है कि संघ को अपने काम का यश नहीं चाहिए, ना व्यक्ति का नाम हमको बढ़ाना है अपने, ना हमको संगठन का नाम बढ़ाना है। आप जो काम कर रहे हैं वह अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए किया है, तो इसका अहंकार कैसा? वो आपने संघ वाले पॉडकास्ट में बताया भी था कि मंच और माला से दूर रहें। ये उसी लाइन से मिलता जुलता, ये वही बात है, वही बात है। जैसे संघ की जो प्रार्थना है, संघ की प्रार्थना में कहीं संघ शब्द नहीं है जी। संघ की प्रार्थना में स्वयंसेवक शब्द नहीं। अच्छा। और इसलिए एक
शब्द संघ में पिछले 100 वर्षों से, अब 100 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं, तो एक शब्द आपको मिलेगा, पुराने से पुराने भाषणों में मिलेगा, आज से 60-70 साल पुराने भाषणों में मिलेगा, आत्मविलोपी। स्वयं का विलोप कर देने वाला, स्वयं को मिटा देने वाला, वही काम कर सकता है। संघ के लिए जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया और उनको कोई नहीं जानता, इस प्रकार के काम करने वाले लोग हैं। तो संघ में ये बात बड़ी स्वाभाविक है, बार बार बोली जाती है, हर बैठक में बोली जाती है कि अपने काम का ना श्रेय चाहिए, ना मैंने किया इसका अहंकार, ना तो व्यक्ति या कार्यकर्ता के नाते, ना संगठन के नाते। संगठन के नाते भी अहंकार मत पालो कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। संघ जैसे संगठन आएंगे और जाएंगे, समाज रहेगा, देश रहेगा। ये संघ में आपको, आप संघ का कोई भी अधिकृत साहित्य उठाइए तो अहंकार ना पालें, ये आपको हर जगह लगभग मिल जाएगा। अच्छा, ये बात उन्होंने कही कि दूसरों के साथ अन्याय ना हो, इसको इस संदर्भ में जोड़ा जा रहा है कि जो वर्तमान सरकार विरोधियों के खिलाफ ईडी और जांच वगैरह बैठा रही है, तो वो दूसरों के साथ अन्याय हो रहा है। और तो एक प्रश्न ये आ रहा है कि इतने आदर्शवाद तभी संभव है जब सामने प्रतिद्वंद्वी भी इतना आदर्शवादी हो। अगर वो आदर्शवादी नहीं है और आप आदर्शवादी बने रहेंगे, तो हम अपने इतिहास से देख सकते हैं कि हमने आदर्शवादी होकर कितने नुकसान उठाए हैं। क्या इसका खतरा नहीं रहेगा? वो हमारी सज्जनता का फायदा नहीं उठाए? मुझे लगता है कि करने वाले लोग अपने विवेक से करने में सक्षम हैं, किसको कहां पर क्या करना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात और भी है आनंद जी, हम लोग संसदीय लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो ये बात तो सभी पर लागू होती है। और भ्रष्टाचार पर जब कार्रवाई हो रही है तो उसको कहा जा रहा है कि आप नेताओं के खिलाफ उसका उपयोग कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई तथ्य है? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो जांच चल रही है, उसमें कोर्ट के आदेश चल रहे हैं या सरकार के आदेश चल रहे हैं? लालू यादव को जेल किसने भेजा था? कोर्ट ने भेजा था। ये जितने सब कुछ हो रहे हैं, क्या उनके वकील वहां खड़े नहीं हो रहे हैं? और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, क्या वह सामने नहीं है? लेकिन बात को भटकाने के लिए बोलना और फिर उसके बाद चीजों को इस प्रकार से जोड़ना और उसमें फिर संघ को घसीट कर लाना, क्योंकि वो न्यूज अच्छा बनता है, इसलिए ये सारी बातें हो रही। क्योंकि वो, मैं शेखर गुप्ता जी का पॉडकास्ट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब तक उनका ये वक्तव्य आया, देर रात को आया उनका वक्तव्य भागवत जी का, तब तक अधिकतर मीडिया वाले घर जा चुके थे। लेकिन फिर भी अगले दिन की हेडलाइन बना उनका ये वक्तव्य, क्योंकि उनकी बात में इतना वजन तो रहता है कि लोगों ने तुरंत उसको। मैं वही सोच रहा था जी कि और भी बातें, यानी अगर उनकी बात में इतना वजन है, जी, बात में वजन है क्योंकि वो बहुत बड़े संगठन के नाते और हिंदू समाज में भी उनकी बहुत बड़ी मान्यता है, संघ के प्रमुख होने के नाते, ये हम जानते हैं। लेकिन केवल चुनी हुई बातें ही क्यों चल रही, वही हेडलाइन बनी, मेरा ये कहना है। इसी भाषण में, ये पूरी ट्रांसक्रिप्ट है मेरे पास, तो 5 बिंदुओं पर और बात की। क्या ये समाज के लिए कम जरूरी है? पहली बात उन्होंने कही समरसता, कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव, छुआछूत, ये मन से भी जाना चाहिए, व्यवहार से तो जाना ही चाहिए, मन से भी जाना चाहिए। और संघ के जो तीसरे सरसंघ चालक थे बाला साहब देवरस, उनको कोट किया उन्होंने कि अस्पृश्यता सभी प्रकार से जानी चाहिए, लॉक स्टॉक एंड बैरल, कि ये ब्रिटिश कहावत है पुरानी, और गन के जो 3 पार्ट होते हैं पूरी तरह जाना चाहिए, टोटलिटी में जाना चाहिए, ये उन्होंने उनको कोट किया। दूसरा उन्होंने कहा कि इस साल इतनी गर्मी पड़ी और जो हिल स्टेशन है वहां भी गर्मी पड़ी, तो
इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। पर्यावरण संगत जीवन शैली है भारत की प्राचीन, उस पर हमको आना पड़ेगा। सब प्रकार की सुविधाओं में रहते हुए भी उपभोक्तावाद से बचना पड़ेगा, नहीं तो धरती कैसे चलेगी। फिर उन्होंने कहा स्व आधारित जीवन, तो स्वदेशी की बात की, अपनी संस्कृति की बात उसमें आती है। और साथ में धन या समृद्धि के प्रति भी जो हमारा दृष्टिकोण है, भारतीय दृष्टिकोण, उसमें उन्होंने क्या कहा कि श्री सूक्त में जब धन धान्य संपदा इसकी बात करते हैं, तब साथ में क्रोध लोभ अशुभमति इससे मुक्ति की भी बात की गई है। तो हमारा समृद्धि का कंसेप्ट ये है, और जो कमाना है वह नीति युक्त हो, ये भारत की परंपरा है। फिर नागरिक अनुशासन कि हम एक स्वाधीन देश में रह रहे हैं, तो नागरिक अनुशासन यह देशभक्ति का एक प्रकार है। तो रेड लाइट होती है तो रुकना ही चाहिए, सारे नियमों का पालन करना चाहिए, किसी भी नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। और पांचवी बात कही परिवार कुटुंब के बारे में, कि हमें अपने सगे संबंधियों के साथ मिलना बैठना ये बढ़ना चाहिए। कुटुंब हमारी बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, क्या ये कम महत्व की बातें? इनके बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही? हाँ, क्या ये समाज के लिए जरूरी नहीं है? ये तो पूरा नैरेटिव से गायब ही है ये सारे बिंदु। हाँ, तो हर जगह सिलेक्टिव होना, उसमें भी बात को संदर्भ के बाहर लेना, उसको एक खास तरफ मोड़ना, ये ईमानदार पत्रकारिता नहीं है, जो भी करे इसको। जी जी। अब इसमें चूंकि आपने जो दृष्टिकोण रखा, ये दृष्टिकोण अभी तक हमें मिला नहीं जी। तो मेरा जो सवाल था वो ये था कि भागवत जी का जो सेलेक्टिव वर्जन चलाया गया है, उसको सुन के ऐसा लगता है कि भागवत जी भी वही कह रहे हैं जो विरोधी दल 10 सालों से मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि वो अहंकारी हैं, तानाशाह हैं, वो केवल विरोधी पार्टियों के लोगों के खिलाफ दमनकारी नीतियां चला रहे हैं। और क्योंकि सिस्टम के ऊपर विचार विशेष इकोसिस्टम वह हावी है, इसलिए हमने ये जो अभी जैसे हमने जिन 5 बिंदुओं की बात की, इनके बारे में चर्चा नहीं होती। और पत्रकारिता के बारे में फिर एक विचित्र बात भी, जिसे मैं अभारतीय मानता हूं, कि कुत्ते ने आदमी को काटा तो खबर नहीं है, आदमी ने कुत्ते को काटा तो खबर बनती है। तो ठीक है कि जब कुछ अलग हटके घटेगा तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, ये बात मानते हैं। लेकिन क्या बहुत सारी अच्छी बातें हमसे छूट नहीं रही? वो सेंसेशन नहीं बन रही एक्चुअली। तो सेंसेशन में कैसे देश चलेगा? जिम्मेदारी कैसे आएगी? अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव भी मेरे को समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ, ये दोनों का विवाद जो है, ये कांग्रेस वैसे चाहती नहीं बहुत ज़्यादा उठाना, क्योंकि आप देखेंगे उनके नैरेटिव में हर वक्त संघ भाजपा उनसे खतरा देश को है। अब अगर उन दोनों में ही झगड़ा हो गया तो उसको दोनों में से किसी एक को चुनना है, मतलब टारगेट करने के लिए, नैरेटिव वॉर के लिए। हाँ, तो कहानी बनाना है तो कौन सी कहानी बनाने में फायदा है और कौन सी कहानी बनाने में नुकसान है, जी, ये उनको फैसला करना है, वो कर ही रहे हैं, रुकने वाले नहीं। जी जी। अच्छा, अब इसमें राहुल गांधी जी कहते रहे हैं कि जो हमारा विपक्ष है वो पहले से अब ज़्यादा ताकतवर हो गया है। और पहले भी आपने देखा होगा कि वो संसद को चलने नहीं दे रहे थे। अब अगर हम आदर्शवाद पे चलेंगे तो ये बिल पास करा पाएंगे बहुत सारे। देखिए, आदर्शवाद मतलब क्या? सर्वसम्मति, लेकिन संसद बहुमत से चलती है। तो ये तो जिनको करना है, यानी जिनको बिल लाना है और जिनको समर्थन या विरोध करना है, वो अपने रास्ते जैसे निकालते हैं वो निकालते रहेंगे। लेकिन इन सारी बातों के बीच में जो एक समन्वय का स्वर, वह आते रहना चाहिए।
उसका महत्व है, ये हमें समझना होगा। बशर्ते कि वो भी अपनी बात करें, मतलब अगर वो हुल्लड़ करते रहेंगे संसद में जिस प्रकार का चल रहा है, हाँ, या ठीक नहीं। संसद में बहस होना चाहिए। चलिए, कभी कोई ऐसा मौका आता है कि आप किसी बात पे सहमत नहीं हैं, आप बहिष्कार भी करते हैं, लेकिन हमेशा ये होना, किसी बात पर चर्चा ही ना होना, और किसी ने भी किया, वो पहले उन्होंने किया था, वो फलाने समय ये हुआ था, इस सन में ये हुआ था, किसी ने भी किया हो, लेकिन कोई तो सीमा होनी चाहिए। संसद चर्चा करने का स्थान है ना, हुड़दंग का स्थान तो नहीं है। मर्यादा का ध्यान वहां भी रखा जाना चाहिए। निश्चित रूप से होना चाहिए। सरकार को जिम्मेदार सरकार होना चाहिए, और विपक्ष को जिम्मेदार विपक्ष होना चाहिए। और जिम्मेदारी किन बातों से पता चलेगी? जब आप चर्चा करेंगे, आप मुद्दों को लेकर समाज के बीच में जाएंगे, तो सरकार और विपक्ष ये लोगों के बीच में भी जाए। लेकिन जो अभी चल रहा है ना, कि फेक वीडियोस आ रहे हैं, कोई भी बातें कही जा रही हैं, बाहर कुछ कहा जा रहा है, फिर संसद में जाकर कोर्ट में जाकर उसी विषय पर माफी मांगी जा रही है, और माफी मांग के आने के बाद फिर शब्द बदल के फिर वही बात कही जा रही है। उदाहरण के लिए कि संघ ने गांधी हत्या की, फिर जब उस पर कोर्ट में बात फंस गई कि आप ये झूठ कैसे बोल सकते हैं, तो आप पीछे हट गए और फिर बोले कि संघ के विचार के कारण गांधी की हत्या हुई। यानी आप कुछ भी बोलते रहो, आपको बोलते जाना है। राफेल में घोटाला हुआ, कोर्ट में जाकर आप माफी मांग रहे हो उसके ऊपर, और बाहर निकलकर फिर थोड़ा शब्दों का हेर फेर करके फिर वही बात कह रहे हो, और फिर इस चुनाव में राफेल की कोई बात नहीं हो रही। अगर घोटाला था तो आप कहिए ना उस बात को, ऐसे कैसे छोड़ दिया? राफेल आ भी गए, तैनात भी हो गए, प्रशिक्षण भी उनके चल रहे हैं, उड़ान भी शुरू हो गई। ये सारी बातें, ये जिम्मेदारी की बात है, और उम्मीद करना चाहिए कि ये लंबे समय तक ये नहीं चलेगा। भारत के लोकतंत्र के परिपक्व होने के लिए विपक्ष का परिपक्व होना भी बहुत जरूरी है। प्रशांत जी, इस चुनाव में तो जातिवाद का मुद्दा हावी रहा, और भागवत जी ने तो कहा है कि हम जातिवाद का मुद्दा हावी नहीं रहा आनंद जी। हाँ, जातिवाद को लेकर नैरेटिव चलाए गए, और वो फेक नैरेटिव थे। पर जातिवाद, देखिए, परिणाम पे हावी रहे वो। परिणाम पर हावी हुए ना। जी, दरअसल क्या हुआ कि जब आप छोटे छोटे समूहों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और छोटी छोटी सभाओं में आप जब जाकर बोलेंगे संविधान समाप्त होने जा रहा है, आरक्षण समाप्त होने जा रहा है, या फला जाति के व्यक्ति को फिर से नौकरी से उसको निकाल दिया जाएगा, स्कूल से निकाल दिया जाएगा, मतलब कपोल कल्पित बातें हैं। लेकिन आप जब असावधान लोगों के बीच में आप जब जाकर बोले, जिनके पास कम जानकारी है, तो ये मुद्दा नहीं है, ये दुष्प्रचार है। अच्छा, दुष्प्रचार का दौर है, लेकिन आप देखिएगा, मैंने इस इंटरव्यू के पहले संघ की यूट्यूब चैनल पे देखा, भागवत जी का ये जो वक्तव्य है उसको 6,000-7,000 व्यूज़ मिले। राहुल गांधी जी की कोई भी वीडियो को मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल रहे हैं। और राहुल गांधी के अलावा और भी जो हैं, उनके भी पूरे इकोसिस्टम को देख लीजिए आप, उनके विचार को आगे बढ़ाने वाले जो वामपंथी चैनल्स हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ पे जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर हम इतनी आदर्शवाद की और देश हित की बात कर रहे हैं, तो आदर्शवाद शब्द ठीक नहीं है आनंद जी, या आदर्श स्थापित कर रहे हैं समाज में, आपको उस दिशा में तो चलते ही रहना पड़ेगा। पर उसको हमको लोगों तक भी आखिरकार हमको भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करनी है, कितना भी कठिन दिखे जी, लेकिन उस दिशा में प्रयास तो होते ही रहना चाहिए। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो नए माध्यम आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गया, हम लोगों के मोबाइल तक पहुंच सकते हैं, भाजपा और संघ इसमें बहुत पिछड़ते जा रहे हैं अपने विरोधियों से। इन प्रचार माध्यमों में वो इनके सामने कहीं नहीं। निश्चित रूप से इकोसिस्टम और या ये जो प्रचार तंत्र है, जी,
उसमें जो ये जो सारे समूह हैं जो हिंदुत्व को लेकर और संघ या भाजपा को लेकर बात करते हैं, उनकी ताकत कई सौ गुना ज़्यादा है। ये स्थापित है, बात है, ये सत्य है। और इस चुनाव में उसका असर भी दिखा है। चुनाव में या अब चुनाव के बाद भी देखिए कि भागवत जी की पूरी बात में से एक हिस्से को काट के और 2-3 दिन से फैलाया जा रहा है। जी हाँ। उनके पूरे वीडियो के व्यूज मात्र 7,000 है। हाँ। इवन जो राष्ट्रवादी हिंदुत्व विचारधारा के जो लोग हैं जी, वो भी इन वामपंथियों के द्वारा फैलाए गए नैरेटिव की चपेट में आए हुए हैं। हाँ, ये हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि अयोध्या में हार गए हम, ये नैरेटिव आया कि हिंदुओं ने वोट नहीं दिया। अब आप देखेंगे दूसरी लहर वीडियो की आई है कि वो लोगों को मुआवजा बटा था, वो महिला ने झूठ बोला था, अब वो अपनी बात से पलट गई है। लेकिन उसके साथ एक नैरेटिव चल रहा है कि अब हिंदू अयोध्या नहीं पहुंच रहे हैं, वहाँ के रिक्शे वालों को 200-250 रुपये कमाने में भी दिक्कत हो रही है। ये दूसरी लहर आ गई है और मैं ये अनुमान लगाता हूँ कि 2027 में जब यूपी में चुनाव होंगे तब ये सारे जो वीडियोस और ये स्क्रीनशॉट हैं ये उनको दिखाए जाएंगे कि देखो हिंदू ही तुमको गाली दे रहा था। ये बहुत सोचा समझा चल रहा है। इसको लेकर अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं। एक तो अयोध्या वासी और अयोध्या को लेकर एक अनास्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है। आने वाले चुनाव और अपने यहाँ चुनाव होते ही रहते हैं, तो आने वाले चुनाव में भी उसका उपयोग करने की योजना वो दिखाई पड़ती है। इसके अलावा जो मथुरा और काशी के विषय जो है उस पर भी एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जैसे खास तौर पर युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर कि आखिर इन सब बातों में रखा क्या है, इनका सार क्या है। तो एक बड़ा माया युद्ध ये चल रहा है। इसके बारे में सभी संबंधित लोगों को सावधान तो रहना ही पड़ेगा। और इकोसिस्टम जी, इसको लेकर समाज को भी सक्रिय होना पड़ेगा। मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, आपको लगता है कि ये गलत है, तो सत्य को सामने रखने की जिम्मेदारी हमारी भी है ना। जी। और छोटे छोटे समूहों में बातचीत, विषयों की समझ बढ़ना, आपस में लोगों का मिलना जुलना बढ़ना, इसकी आज जरूरत है। झूठ के पांव नहीं होते, सच जो है उसको ठोस धरातल पर खड़े होना पड़ता है। इसलिए शुरुआत ज़्यादा कठिन होती है, तो प्रयास करने पड़ेंगे, सभी को प्रयास करने पड़ेंगे। जो कोई भी अपने आप को जिम्मेदार समझता है उसको काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आज के अखबारों में आया कि बंगाल में चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा हो रही है और करीब 2,500 कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में छुप के अपनी जान बचाई। वो गुहार लगा रहे हैं हमें बचाओ। उनकी महिलाओं और माँ बहनों पे भी अत्याचार हो रहे हैं। अब भागवत जी के जो बयान हैं या उनकी जो वक्तव्य है, समाज के लिए जो उनकी नसीहत है, उसको अगर अपन प्रैक्टिकली बंगाल में अप्लाई करने की कोशिश करें तो हमको कैसी मदद मिलती है वहाँ पे, या फिर इसको अगर हम कश्मीरी पंडितों के ऊपर अप्लाई करें। देखिए, हर बात वक्तव्य और बयानों की नहीं होती, इसके दो पहलू है। प्रैक्टिकल रूप में तो समाज को जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, ये बात इस वक्तव्य में है। वो हर राज्य में, हर जिले पे लागू होती है और समाज के हर हिस्से पर लागू होती है। स्थानीय स्तर पर जैसे बंगाल में जो हुआ, तो वहाँ पर कार्यकर्ताओं ने उसका प्रतिरोध भी किया है, लेकिन चूंकि वहाँ की समस्या काफी विकट है, इसलिए अनेक प्रकार की कठिनाई भी आती।
लेकिन वहां पर कार्यकर्ता डटा हुआ है, यह सच है ना। उदाहरण के लिए केरल है, केरल में बहुत सारे संघ कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, कॉलेज के लड़कों की हत्याएं की गई, कि उसका दोष केवल इतना है कि वह वहां पर विद्यार्थी परिषद का काम कर रहा है। और केरल के बड़े बड़े राजनीतिक लोग, बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर हत्या के आरोप हैं, लेकिन वहां करते करते आखिरकार संघर्ष तो चला ही, परिवर्तन भी दिख रहा है। ऐसे उसको देखना चाहिए, पूरा पिक्चर देखना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये है कि क्या संघ में कोई आंतरिक लोकतंत्र है? मतलब भागवत जी का कार्यकाल पिछले कितने वर्षों से चल रहा है और कब रिटायर होने वाले हैं वो? संघ का संविधान है, लेकिन संघ में एक व्यवस्था है, सरसंघ चालक ये संघ को चलाने वाले व्यक्ति नहीं। इनके लिए जो कहा गया है, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। तो परिवार में एक जो मुखिया का स्थान होता है, बड़ों का स्थान होता है, लेकिन संघ को चलाने वाले वो सरकार्यवाह होते हैं, और फिर नीचे कार्यवाह इत्यादि हुआ करते हैं। वो व्यवस्था नीचे तहसील स्तर तक आती, और उन सबके चुनाव 3 साल में होते हैं। चुनने वाले संघ की शाखाओं में से आए हुए शाखा प्रतिनिधि होते हैं। तो संघ का संविधान है, तो उनको उस प्रक्रिया से हर बार गुजरना पड़ता है, हर 3 साल में। तो संघ के अंदर एक वह आंतरिक लोकतंत्र है। सरसंघ चालक इससे मुक्त हैं, वह जब तक चाहे वहां पर रहने वाले हैं, लेकिन संघ की गतिविधियों को, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को चलाने में उनका कोई हाथ नहीं होता। तो उनकी स्थिति एक परिवार के बड़े समझाने के लिए अगर उसको कहा जाए, और फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, ये स्पष्ट किया गया है। प्रशांत जी, आपने लगभग सारे डाउट दूर किए, और जो एक मिस इन्फॉर्मेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग का माहौल डेवलप किया जा रहा है मोहन भागवत जी के बयान को लेके, और भाजपा और संघ के बीच की दरार को और बड़ा करने की जो कोशिश सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से की जा रही है, अगर दरार है, और अगर दरार का कोई संदर्भ है, और अगर उस बात का कोई अर्थ है, क्योंकि संघ एक अलग संगठन है। जी जी, पर ऐसा मानते हैं लोग कि तभी हमने तो उसके बारे में जी अभी विस्तार से चर्चा जी भी जी की। लोगों ने मान के रखा हुआ। मतलब मैं जो एक कुछ स्टेटमेंट सुन रहा था कि संघ जो है वो फादर ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का, और मतलब डिटेल में जो बात करते हैं लोग, आप यूट्यूब पे और उस पर देख लेंगे कि भाई टिकट के बंटवारे में भी इनका दखल रहता और नहीं था, इसलिए वो नाराज हो गए और उन्होंने चुनाव हरवा दिया यूपी में और महाराष्ट्र में, और सबके अपने अपने नैरेटिव चल रहे हैं, आधार किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन दावे तो ठोके जा रहे हैं। तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन अगर हम सही अर्थों में एक स्पीच को समझें और उसको पर्सपेक्टिव में बिठाएं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आशा है कि इससे सुनने वालों को भी कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, क्योंकि ओवरऑल इस तरह के नैरेटिव से नुकसान जो है वो भारत का ही होना है अगर हमने इसको ज़्यादा आगे और बढ़ाया। तो हम समय समय पे अपने दर्शकों के लिए इस तरह के विषयों पे क्लैरिफिकेशन लाते रहेंगे। अगर जैसा हमें आशा है कि अगले 5 साल में ये नैरेटिव वॉर और बढ़ने वाला है, तो हमको अलर्ट रहना होगा। और संदेह है, संदेह है, आशा नहीं है, संदेह, मतलब आशंका, आशंका है। आशा की जगह आशंका ज़्यादा सही शब्द होगा। और रोज के जो आप देख रहे हैं, जो आ रहे हैं बयान, उससे इसकी पुष्टि भी हो रही है। तो ये निश्चित रूप से अभी ये जो नैरेटिव की लड़ाई है, जी,
ये और गहन होने वाली है। जी। ये अभी शांत नहीं होगा, ये और भड़केगा। और मुख्यतः आने वाले समय में संघर्ष जो है, यहाँ तक कि चुनाव में भी, अब ये विचारों का, इकोसिस्टम का, नैरेटिव का, ये इसका संघर्ष, ये सब सारे चुनाव अब भविष्य में होने वाले हैं। खास तौर पर कुछ राज्यों में हम इसका बहुत असर देखेंगे, और आम चुनावों में जब भारत सरकार के लिए चुनाव होगा तब तो ये अभी चलने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसमें अपने कमेंट जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको सबको राम राम, धन्यवाद। राम राम।